यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। चलिए सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैथ्स पेडागोजी के नोट्स आ चुके हैं। यदि आप खरीदना चाहते हैं ओनली जस्ट ₹99 में आप ये नोट्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, 99 रुपीज़ में ये नोट्स अवेलेबल है। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैथ्स पेडागोजी के नोट्स में क्या क्या चीज़ें होगी, डेमो वीडियो कल नाइट में 9 PM पर आ चुका है। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट बनी हुई है डेमो वीडियोस की करके, आप उस पर जाकर भी सारे वीडियोस CDP के और EVS के नोट्स किस तरीके के होने वाले हैं चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसी तरीके से EVS के नोट्स भी अवेलेबल है, आप नोट्स बाय कर सकते हैं। CDP के नोट्स भी 2000 क्वेश्चन की सीरीज भी अवेलेबल है और साथ में आपके नोट्स भी अवेलेबल है। दोनों को आप जस्ट ओनली 300 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आम आदमी की पुनर्बलन और दंड की समझ उससे पृथक होती है जो प्रयुक्त होती है। कहाँ प्रयोग होती है? यहाँ पर रेनफोर्समेंट की बात हो रही है, पनिशमेंट की बात हो रही है। कौन करता है पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट की बात? क्रिया प्रसूत अनुबंधन में होती है, यानी कि BF स्किनर। संकेत अधिगम साइन लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है। अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है, या फिर सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग की बात पुनर्बलन और दंड के माध्यम से की जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से हमें बच्चे या व्यक्ति के अंदर पुनर्बलन और दंड की समझ का पता चलता है। राइट, यही चीजें बताते हैं। और किसके द्वारा बताई गई है ये बात बताई गई है BF स्किनर के द्वारा। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चों को निम्न आयु वर्ग में पहुँचने पर अलगाव उत्सुकता काफ़ी कम हो जाती है। सेपरेशन एंजाइटी इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन द चाइल्ड बाय द एज ऑफ। जो सेपरेशन एंजाइटी होती है, अलगाव उत्सुकता कब कम हो जाती है, कब रिड्यूस हो जाती है? 1 से 2 वर्ष के अंदर, 2 से 3 वर्ष के अंदर, 3 से 4 वर्ष के अंदर, 4 से 5 वर्ष के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों के अंदर जो अलगाव की उत्सुकता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ये होता है बच्चे के अंदर 3 से 4 वर्ष के अंदर। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, बच्चों के अंदर ये चीज़ें कम होने लग जाती है, ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगला है बुद्धि लब्धि में क्या मापा जाता है? IQ के माध्यम से हम लोग क्या मेजर करते हैं? इंटेलिजेंस क्वेश्चन के माध्यम से क्या चीज़ें मेजर की जाती है? सामान्य बुद्धिमत्ता को S कारक के तौर पर ज्ञात विशिष्ट योग्यता को स्पेसिफिक एबिलिटी, जिसे हम लोग S फैक्टर के नाम से जानते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, एक जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेशल फैक्टर होता है। स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेशल फैक्टर जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तार्किक और भाषाई बुद्धिमत्ता होती है या फिर भावात्मक बुद्धिमत्ता होती है। तो बुद्धि लब्धि के माध्यम से हम लोग यहाँ पर मेजर करते हैं एक जनरल इंटेलिजेंस को, एक बच्चे का या फिर एक व्यक्ति का IQ यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको यहाँ पर मेजर किया जाता है। राइट, तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले प्रश्न की बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन 4 आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपण विधि नहीं है? यहाँ पर आपसे प्रोजेक्टिव मेथड जो है पर्सनालिटी की कौन सी नहीं होगी वो आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंक ब्लॉट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है वाक्य पूर्णता परीक्षण, तीसरा है विषय मूल्यांकन परीक्षण और ऑप्शन D आपके पास है शारीरिक परीक्षण। कौन सा यहाँ पर व्यक्तित्व को मेजर नहीं करेगा? देखो इंक ब्लॉट रोशाशाही टेस्ट होता है, हम लोग पर्सनालिटी को मेजर करते हैं। दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, बच्चों को इस तरीके से सेंटेंस कोई भी कहानी में सेंटेंस फॉर्मेशन में दे दी जाती है, फिर इस तरीके से ब्लैंक दिए जाते हैं और बच्चों को वो फिल करना होता है। राइट, जैसे हम लोग क्लोज टेस्ट कंप्लीट नहीं करते उस तरीके से ये वाक्य पूर्णता परीक्षण, बच्चों को सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट करने रहेंगे। तीसरा है विषय मूल्यांकन परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। यहाँ पर थीम बेस्ड बच्चों को कुछ कार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे, कार्ड्स दिए जाते हैं और व्यक्तियों को, बड़े लोगों को जो है यहाँ पर कुछ कहानी बनाकर बतानी होती है। ठीक है, कुछ चित्र बने हुए रहेंगे यहाँ पर। और फिजिकल टेस्ट किसी भी व्यक्तित्व प्रक्षेपी नीति का हिस्सा, इसका भाग नहीं होता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। राइट, अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है? संप्रत्ययवाद, कॉन्सेप्टुअलिज्म की यहाँ पर बात हो रही है, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद की बात हो रही है, संज्ञानात्मकवाद की बात हो रही है और रचनात्मकवाद की बात हो रही है। तो कौन सा अधिगम का एक हिस्सा, कौन एक लर्निंग थ्योरी का हिस्सा यहाँ पर नहीं रहेगा?
तो कौन सी चीज़ें नहीं होगी? देखो हम लोग व्यवहारवाद को समझते हैं, व्यवहारवाद के माध्यम से, एक बिहेवियर थ्योरी के माध्यम से बच्चा अधिगम कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। कॉग्निटिविज्म संज्ञान से भी बच्चे को सीखने को मिलता है, स्कीमा के थ्रू, मेटा स्कीमा के थ्रू, सब चीज़ों के थ्रू बच्चा यहाँ पर लर्न करता है, राइट। और कंस्ट्रक्टिविज्म बच्चे के लर्निंग का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। तो कौन सी चीज़ें नहीं है? ये संप्रत्ययवाद जो है इसका हिस्सा नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया ब्लैंक के रूप में संलग्न होना चाहिए जो समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित है। क्वेश्चन क्या पूछा है? छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस की यहाँ पर बात हो रही है। बच्चों को हम लोग कैसे संलग्न कर सकते हैं, कैसे एंगेज कर सकते हैं जो समस्या सुलझाने के कौशल से संबंधित हो। क्या हम लोग संचार का अनुभव करवा सकते हैं, प्रासंगिक अनुभव, कार्य अनुभव या फिर सहयोग का अनुभव करवा सकते हैं? आंसर क्या होगा यहाँ पर? बच्चों को हमें क्या करना पड़ेगा? उस प्रसंग से जोड़ना पड़ेगा, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट से बच्चों को ऐड करना पड़ेगा। आप जो पढ़ाना चाहते हैं, उस पढ़ाना क्या है, वो प्रसंग क्या है, किस उद्देश्य से आप पढ़ाना चाहते हैं। तो प्रासंगिक अनुभव आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसको देखो समझने की कोशिश करो। अधिगम की प्रक्रिया में यदि बच्चों को आप प्रासंगिक करेंगे, मतलब कोई भी आप एक टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आसपास की सारी चीजें बता रहे, पूरा प्रसंग सुना रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस चीज को समझने सुनने के लिए रेडी रहेगा, एक्टिव लर्नर की तरह वहां पर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये समस्या सुलझाने के कौशल के विषय से संबंधित हो सकती है। आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या पूछा जा रहा है। उस सिद्धांतकार का चयन करिए जिसका सिद्धांत शिक्षण, संगठन और योजना अधिगम प्रणाली से संबंध रखता है। हो सकता है ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने से समझना है, आप इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। चूज द थ्योरिस्ट whose theory talks about teaching machines and a programmed learning system। अच्छा, यहाँ से कनेक्ट हुआ। टीचिंग मशीन के बारे में किसने बात करी है और प्रोग्राम लर्निंग के बारे में किसने बात करी है? डब्ल्यू कोहलर ने, BF स्किनर ने, पावलोव ने या फिर एरिक्सन ने। ये बात किसके द्वारा की गई? जैसे टीचिंग मशीन का नाम आता है, स्लाइडर की बात हम लोग करते हैं, किसने करी है? BF स्किनर ने करी है। और किस तरीके से करी, किस वे में करी है कि यहाँ पर बच्चों को क्या मिलना चाहिए, या फिर व्यक्ति जो भी लर्निंग कर रहा है, अधिगम कर रहा है, उसको साथ के साथ मिल जाना चाहिए पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, राइट। जैसे हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम वगैरह में क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी टास्क को कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवॉर्ड के रूप में कुछ स्टार मिल जाएंगे, या फिर कुछ चॉकलेट वगैरह मिलेगी, या फिर कुछ भी आपको मिल सकता है, तो वो आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इस तरीके की मशीन का प्रयोग कौन करते हैं? BF स्किनर ने बताया हुआ है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। सृजनशील विशेषताएं क्या होती है? फोटोग्राफिक स्मृति, डाइवर्जेंट थिंकिंग, भिन्न सोच, अंतर्मुखी या फास्ट लर्निंग, तीव्र अधिगम। ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2021 में भी इस तरीके का पूछा गया था। क्रिएटिविटी किस में आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, भिन्न सोच में आती है। भिन्न सोच यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन हम लोग बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके फाइंड आउट करता है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि हमारा अपसारी चिंतन, ठीक है। और ये आपका कौन सा है? ये आपका अभिसारी चिंतन है। एक और शब्द इसके लिए, अभिसारी चिंतन इसे यहाँ पर बोला जाता है, और इसे बोला जाता है अपसारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पर बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसी में स्टक हो जाता है। उस प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व करता रहेगा जब तक कि उसका वो सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर लेता, राइट। तो ये होती है हमारी, और इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका? भिन्न सोच, ऑप्शन नंबर बी। सृजनशील क्रिएटिविटी कहाँ दिखने को मिलती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में विकलांग बच्चों को शामिल करना अब एक विश्वव्यापी प्रचलन है। कौन सी कक्षा में? क्या विशिष्ट कक्षा में, स्पेशल क्लास में, या फिर मोबाइल क्लासरूम में, मोबाइल स्कूल्स में, या फिर रेगुलर क्लास में, या फिर फ्लिपेबल क्लास में? फ्लिपेबल मतलब कि बच्चा अपने घर से बैठकर भी अध्ययन कर सकता है, जब स्पेसिफिक प्रैक्टिकल वगैरह करने हो तब वो जाकर स्कूल जाकर अपने प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकता है। इसे फ्लिपेबल क्लास हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो कौन सी क्लास में जो है विकलांग बच्चों को शामिल करना है? एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चल रहा है। नियमित कक्षाओं में, रेगुलर क्लासेस में हम लोग क्या करें? सभी बच्चों को शामिल करें। वो ही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ट होगा, राइट। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एरिक एरिक्सन के सिद्धांत में विकास के चरण जो कि 1 से 3 वर्ष तक होता है वह क्या कहलाता है? 1 से 3 वर्ष तक बच्चों के अंदर कौन सी चीजें होती है? पहचान बनाम प्रसार की भावना, स्वायत्ता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, या पहल बनाम अपराध बोध की भावना। तो 1 से 3 वर्ष के बालकों में कौन सी चीजें आती है?
जब बच्चे का जन्म होगा तो वो माता पिता के ऊपर ट्रस्ट दिखाएगा, और जो अननोन लोग हैं उनके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करेगा। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की भावना बच्चों में 1 से 3 वर्ष में देखने को मिलती है, राइट। फिर आ जाती है हमारी ये पहली स्टेज, ये स्वायत्ता बनाम दूसरी स्टेज, फिर तीसरी पहल बनाम अपराध बोध, देन फिर हमारी आ जाती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, इस तरीके से ये चलती है अवस्थाएं। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कहाँ पर पाई जाती है। अगर हम लोग पर्टिकुलर सिगमंड फ्राइड की भी बात करें तो उन्होंने ये चीजें कहाँ बताई है, कहाँ पर पाई जाएगी, अचेतन मन के अंदर, चेतन मन के अंदर, या फिर अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, या फिर सुपर कॉन्शियस जो परम चेतन मन होता है। क्योंकि 3 चीजें होती है, एक हमारा ईदम होता है, एक अहम होता है, और एक परा अहम सुपर ईगो होता है। तो जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो कहाँ पर पाई जाएगी, बेसिक इंस्टिंक्ट, लाइक जो हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें हमारे अचेतन मन के अंदर पड़ी हुई रहती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है जो ईदम को खुश रखने की कोशिश करती है। चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर करने वाले, संज्ञानात्मक विकास किसका अध्ययन नहीं करता है, समस्या निवारण का, स्मृति का, भाषा का, या फिर रिश्तों का। तो संज्ञानात्मक विकास में किस चीज का अध्ययन नहीं होगा, किस चीज का अध्ययन वो नहीं करेगा। तो देखो, समस्या निवारण प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीमा बनता है, आत्मसातीकरण करते हैं, समायोजन करते हैं, इक्विलिब्रियम है ना, संतुलन की अवस्था आती है। तो संज्ञानात्मक विकास में ये सारी चीजें होती है। स्मृति का भी अध्ययन होगा, भाषा का भी होगा, लेकिन रिश्तों का अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रिश्तों का अध्ययन यहाँ पर नहीं होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षा में खेल का महत्व किसके द्वारा उल्लेखित किया गया है, जॉन लॉक के द्वारा, कि शिक्षा में खेल का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, या फिर सुकरात के द्वारा। तो शिक्षा में खेल के महत्व को बताने वाले कौन है, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा जो है, खेल भी उतना ही मायने रखता है। शिक्षा में जितना हम बच्चों का अध्ययन करवाते, खेल का भी उतना ही ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहता है। अच्छा, इन्होंने शिक्षा को लेकर एक परिभाषा और दी है, वो परिभाषा क्या है, हमने कल के सेशन में, कल इवनिंग 6 PM पर आपका जो सेशन हुआ था, उसमें हम लोग, परसों इवनिंग में जो 6 PM सेशन हुआ था, उसमें हमने सारी परिभाषाएं कंप्लीट करी थी। उसमें हमने अरस्तु की एक परिभाषा देखी थी। क्या परिभाषा हम लोगों ने देखी थी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये अरस्तु के द्वारा दिया गया था, राइट। प्लेटो के द्वारा क्या स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही होती है, ये इस तरीके का स्टेटमेंट प्लेटो के द्वारा किया गया था। ठीक है, शिक्षा में शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया होती है, प्लेटो ने दिया था, राइट। सुकरात ने क्या स्टेटमेंट दिया था, रिवाइज हम लोग पूरा कर लेते हैं। सुकरात ने दिया था कि शिक्षा स्वभावतः निवित विचारों में प्रकाश लाना है, ये सुकरात की परिभाषा यहाँ पर दी गई थी। अच्छा, जॉन लॉक टैबुला रास वाले ये भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी शिक्षा की एक बहुत अच्छी परिभाषा दी है। जिस तरीके से पौधों का विकास कृषि द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, जॉन लॉक के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर ये चारों परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, राइट। 4 परिभाषाएं रिवाइज हो गई, अगले सेशन में और कुछ 4 परिभाषाएं हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अधिगम का प्रभावी पक्ष हमारे व्यवहार के पहलू द्वारा वर्णित होता है, किस पहलू के द्वारा, लर्निंग के द्वारा, अनुभूति के द्वारा, विचार करने या कुछ करने के द्वारा। देखो, हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। जैसे ही आप अफेक्टिव डोमेन पढ़ेंगे, आपके माइंड में एक चीज क्लिक होगी, ब्लूम की टेक्सानोमी। ब्लूम का जो डोमेन है, 3 डोमेन होते हैं, संज्ञानात्मक डोमेन होता है, भावात्मक अफेक्टिव डोमेन होता है, ठीक है, जिसने हिंदी में यहाँ पर इसको प्रभावी पक्ष कर दिया गया है, और तीसरा मनस्थापी या साइकोमोटर डोमेन होता है। ठीक है, तो ये 3 डोमेन बताए गए। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया भावात्मक पक्ष के अंदर कौन सी चीज आएगी, जहाँ पर हम लोग रिसीव, रिस्पॉन्ड करना, लाइक हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के थ्रू याद रखा था कि किसी भी गिफ्ट को हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, फीडबैक, प्रतिक्रिया अपनी देते हैं। तो ये अफेक्टिव डोमेन, ये चीजें हमें क्या करती है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। ये चीजें किसको बताती है, हमारी फीलिंग्स को बताती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सारी चीजें किसको शो करेगी, ये सारी चीजें आपकी फीलिंग को यहाँ पर शो करेगी। आप चाहे तो पूरा यहाँ पर देख सकते हैं तीनों डोमेन को। सबसे पहले हम लोग भावात्मक डोमेन की ही बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा गया। अफेक्टिव डोमेन, और हिंदी में इसको प्रभावी पक्ष यहाँ पर कहा गया। ठीक है, तो भावात्मक डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, देखो, एक तो चीजों को हम लोग क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, स्वीकार करते हैं, देन उस पर हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं,
देन उसकी वैल्यूइंग करते हैं, उसको मान देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, देन फिर हम लोग करते हैं कैरेक्टराइज बाय सेट वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, भावात्मक डोमेन के अंदर आ जाती है। यदि अब हम लोग संज्ञानात्मक डोमेन की बात करें तो संज्ञानात्मक डोमेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, देखो एक तो आ जाता है हमारा नॉलेज, ठीक है, नॉलेज आ जाता है। देन फिर हमारा नॉलेज मतलब होता है हमारा ज्ञान आ जाएगा। फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ आ जाएगी। तीसरा हमारा एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन के बाद हम लोग करते हैं एनालिसिस, विश्लेषण। देन हम लोग करते हैं सिंथेसिस, संश्लेषण। एंड एट द लास्ट हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, या फिर इवेल्युएशन हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं। नॉर्मल वाला यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इवेल्युएशन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम लोग साइकोमोटर डोमेन की, मनस्थापी डोमेन की बात कर ले तो मनस्थापी डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। फिर हम लोग बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़, हम लोग वहाँ पर समझना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ के बाद हम लोग यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं कुछ स्किल्ड मूवमेंट आते हैं, उसके ऊपर और परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। और उससे भी ऊपर हमारा हो जाता है कि नॉन डिस्कर्सिव एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। तो ये पूरा हो गया हमारा साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। 3 डोमेन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली, किस तरीके से ये डोमेन होते हैं। इसका पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर लिखी हुई रहेगी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। समावेशी शिक्षा में आईसीटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, उपरोक्त सभी। सेकेंड ऑप्शन है केवल पहुंच, तीसरा है केवल समानता, और ऑप्शन डी है केवल दक्षता। तो समावेशी शिक्षा के अंदर क्या होना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें होना चाहिए। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें आईसीटी के द्वारा मिलती है, एसेस भी मिलता है, इक्विटी भी मिलती है और इफिशियंसी भी आती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जो हमारे नई सूचना के संग्रह, व्याख्या और प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब यहाँ पर सूचना की बात कर रहे हैं, सूचना के संगठित निकायों को निर्दिष्ट करने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करोगे। आपके पास कोई भी नई सूचना है, उसको संग्रह करेगा, उसको व्याख्या करेगा और उस प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। क्या ये सीरिएशन है, क्या ये स्ट्रेसर तनावक हो सकता है, क्रमबद्धता हो सकती है, तनावक हो सकता है, स्कीमा हो सकता है, या फिर आपका शब्दार्थ या फिर सिमेंटिक यहाँ पर हो सकता है। क्या चीज़ें यहाँ पर बोली गई है कि इस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बिल्ड करना अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे, आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे बोलते हैं यहाँ पर स्कीमा या फिर रूपरेखा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि शब्द का उपयोग स्मृति से सूचना के एक विशेष आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निरूपित करने के लिए किया जाता है। परिज्ञान हो सकता है, पुनर्प्राप्ति हो सकता है, रिकॉल प्रत्यास्मरण हो सकता है, या रिकंस्ट्रक्टिंग हो सकता है। आपके पास स्मृति में कोई चीज़ पहले से स्टोर है, अब आप उसे क्या करना चाहते हैं, और आप उसे विशेष ज्ञान आइटम को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए निरूपित करेंगे। मतलब किसी चीज़ को आप रिवाइज करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं। क्या आप उसे रिकॉग्निशन बोलेंगे, परिज्ञान बोलेंगे, रिट्रीवल बोलेंगे, पुनर्प्राप्ति संकेतक बोलेंगे, प्रत्यास्मरण रिकॉल करना, या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनर्गठन करना बोलेंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, विशेष आइटम को प्राप्त करना, उसे हम लोग बोलते हैं रिकॉल करना, चीज़ों को फिर से रिवाइज करना, लर्न करना। राइट, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्मरण, रिकॉल करना। अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ADHD से पीड़ित बच्चों के लक्षण क्या होते हैं, पेशी समस्या, बोलने की समस्या, बौद्धिक विकलांगता, या फिर अनअवधान। यदि कोई भी बच्चा ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से यहाँ पर पीड़ित है, अनअवधान से यहाँ पर पीड़ित है, अवधान की समस्या से यहाँ पर पीड़ित है, तो उस बच्चे में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या लक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्या उसे मोटर प्रॉब्लम होगी, वो अपने शर्ट के बटन अच्छे से नहीं लगा पाएगा, वो पेन को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, उसे बोलने की समस्या यहाँ पर हो सकती है, रुक रुक कर बोलेगा, या फिर बोलने में दिक्कत आ रही है, शब्द बोलने में, या फिर उसके अंदर बौद्धिक विकलांगता होगी, सोचने समझने की क्षमता अच्छी नहीं होगी, या फिर अनअवधान अटेंशन, वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चा किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आउटगोइंग निर्गामी से किस तरीके का व्यक्तित्व गुण सर्वाधिक रूप से सामान्यतः जुड़ा हुआ है, बहिर्मुखिता, अंतर्मुखिता, अवसाद, या फिर मनोव्याधिता। क्या आंसर यहाँ पर होगा, आउटगोइंग मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा निर्गामी है, दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, तो आप उसे एक्स्ट्रावर्जन, बहिर्मुखिता बोलेंगे, इंट्रोवर्जन, डिप्रेशन, या फिर मनोव्याधिता। देखो ये तो होंगे नहीं,
अंतर्मुखी में व्यक्ति खुद से बातचीत करना, मतलब अंदर ही अंदर अपने अंदर रहना पसंद करता है, उसे बाहरी लोगों से इंटरेक्ट करना, सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं होता। और इस यहाँ पर आउटगोइंग होने की बात की है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बहिर्मुखिता की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज 16 PF? रेमंड केटल के अनुसार जो 16 PF फैक्टर है वो क्या है? क्या ये 16 पूर्णतावाद कारक है, परफेक्शनिज्म फैक्टर है, क्या ये पर्सनालिटी फेल्यूअर्स हैं, या फिर ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर है, या फिर ये पर्सनल फैक्ट यहाँ पर हो सकते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 16 PF क्या है, 16 PF हमारे 16 पर्सनालिटी फैक्टर हमारे पर्सनालिटी के 16 प्रकार को बताते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की हो सकती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, राइट। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए। स्कोर आपका क्या रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हम लोग CDP को भी रिवाइज करते रहेंगे। इवनिंग आपकी क्लास होगी 6 PM पर, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, एंड डेमो क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो 9 PM वाला सेशन आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर सारे ही चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। सारे कंटेंट वहाँ पर भी अवेलेबल है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 7770803840। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप मैसेज करें कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। सो सेशन को हम लोग यहाँ पर ओवर करेंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।